वेलकम स्टूडेंट। आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम बेसिक के जो टॉपिक्स हैं उनके 24 कैरेट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग आ रहा है और आइसो डाइफर्स आपने नहीं कर रखा, बाकी आपने कर रखे हैं। मैं रिवर्स कर रहा हूँ, मैं एक एक केस डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो आपको दिया हुआ है N2O और CO2, ये बेसिकली एग्जांपल है ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सोडियम नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुल 22 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ऐसे अगर आप चेक करोगे CO2 को, CO2 का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन 2 है, इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन है। तो यू कैन सी, जो आपको ये एलिमेंट दे रखे हैं ये बेसिकली आइसोटोप्स हो गए कार्बन के, क्योंकि इनमें सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट मास नंबर है। सो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है। सो बेसिकली ये एग्जांपल हो गया ऑफ आइसोटोप्स। आई इसके बाद आ रहा है पोटेशियम 1939। ये पोटेशियम नहीं है, ये फ्लोरीन है, ये गलती से एरर हुई है टाइपिंग में, क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 जो होता है वो फ्लोरीन का होता है। ये एग्जांपल जो है ये आइसोडाइफर्स का एग्जांपल है। आइसोडाइफर्स ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, की वैल्यू सेम होती है। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू सेम होती है और जस्टिफाई करते हैं। इसमें प्रोटॉन है 19, न्यूट्रॉन है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसमें प्रोटॉन है 9, न्यूट्रॉन है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो अगर आप दोनों में ही न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालोगे तो वो सेम आएगा। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो ये खेल है एक, लेकिन इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं या न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हैं। देन वी हैव एस पार्ट। तो ये बेसिकली एग्जांपल हो गया आइसोडाइफर्स का। देन वी हैव एस पास। इसमें आप देख सकते हो कि सिलिकॉन, अगेन यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये सिलिकॉन नहीं आएगा, ये सल्फर आएगा। सो व्हाट इज कॉमन इन देम, कि ये दोनों आइसोटोन्स हैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये बी से मैच हो जाएगा। क्वेश्चन आ रहा है काइंड ऑफ ट्रू फॉल्स जैसा है। वो कह रहा है एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। गलत। वो कह रहा है हर एटम में सिर्फ 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ये बात गलत है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आप सुनते आ ही रहे हो। इसके अलावा भी जब आप आगे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे तो काफी सारे पार्टिकल एटम में प्रेजेंट होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल जनरली 3 माने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, बिल्कुल सही है। All isotopes of the element shows same chemical property. Yes, because they have same number of electrons in valence shell. Protons and electrons are collectively called nucleons. बिल्कुल सही है, न्यूक्लियस के वासी कहते हैं इनको। Larger atomic theory regarded atom as a ultimate particle of the matter. Protons and electrons are called nucleons. ये बात गलत है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, particles present in nucleus.
आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ये सही है। सो इसमें इसने कहा था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी, सी और ई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकालने हैं आपको, दिए हुए हैं आपको। आपको बचाना है सिंबल कौन है। सो इलेक्ट्रॉन है 10, प्रोटॉन है 11, न्यूट्रॉन है 12। प्रोटॉन एलिमेंट की पहचान होता है। सो ये एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को ऐड कर दोगे तो मास नंबर आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से एक कम है, इसका मतलब ये हो गया कि इस पे प्लस चार्ज आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आपको। सो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन भी इतने होंगे बिकॉज एटम न्यूट्रल दिया हुआ है। ठीक आंसर है। इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आओ इलेक्ट्रॉन गिनते हैं कितने हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, दो इलेक्ट्रॉन चले गए, 24। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, दो चले गए, 23। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, दो आ गए, 10। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, एक और आ गया तो 10 हो गए। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। 11 में से एक चला गया, 10। 12 में से दो चले गए, 10। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। 25 में से दो चले गए, 23। 26 में से तीन चले गए, 30। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसने कहा था कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो बी, ए आंसर। मैच करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻³ मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.673। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में। और ये ई बाय एम रेशियो होती है इलेक्ट्रॉन की। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ई बाय एम रेशियो भी बोल देते हैं, वेयर ई स्टैंड फॉर द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम स्टैंड फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें साइन नहीं लिखते हम, हर जगह साइन नहीं लिखते। ये भी आपको अवेयरनेस लेनी चाहिए, माइनस में हम कुछ नहीं लिखते। हर जगह हमें साइन में इंटरेस्ट नहीं है। इसने पर ग्राम कह रखा था, तो हमें इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ग्राम में लेना है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की एक ही कामयाबी थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल फेंक के उसने यही कंफर्म किया था कि सारे प्रोटॉन इकट्ठे बैठे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कैथोड रे। दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। देखो, जब भी कभी करंट पास किया जाता है तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब ये ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसको एनोड कहते हैं, इसको कैथोड कहते हैं। इसका नाम कैथोड रे इसलिए पड़ा था क्योंकि उन्होंने कहा कि कैथोड की तरफ से कुछ आया है। उस वक्त साइंटिस्ट को ऐसा भाव लगा
कोई चीज कैथोड से आई है और एनोड की तरफ आई है, इसलिए उसका नाम कैथोड रे पड़ा था। तो दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड ऐसा मानते हैं, दे ऑब्वियसली दे मूव टुवर्ड्स एनोड। एनोड इज योर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन को अगर आप मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखोगे तो वो सीधा चलेगा। इलेक्ट्रिक में रखोगे तो डिफ्लेक्ट होगा, मैग्नेटिक में रखोगे डिफ्लेक्ट होगा। मैंने पैकेज में कराया हुआ है। कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इन द कैथोड रे ट्यूब। आपने कैथोड रे ट्यूब में क्या चीज ले रखी है, कौन सी गैस ले रखी है, कौन से इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है कैथोड रे पे, क्योंकि कैथोड रे इज बेसिकली ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ऑलवेज रिमेन सेम। कैथोड रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट। वॉल्स, मैंने आपसे कहा था आप कोई भी गैस ले सकते हो, हर गैस में ही इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही होते हैं। सो इट डजेंट मैटर कि आपने कौन सी गैस ले रखी है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। सो डी गलत है। चार्ज टू मास रेशियो इज मिनिमम। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का मास। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन क्वेश्चनों में ऐसे भी कंपेयर हो जाता है। प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है, इसका मास ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है, सो चार्ज टू मास रेशियो उसकी जीरो हो गई। अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम, और हीलियम का जो चार्ज है वो 2 × 10⁻⁻⁻19 कूलम है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके बैठा हुआ है। इसका जो मास है वो 4 AMU है, और अगर आप AMU को ग्राम में किलोग्राम में लिखोगे तो ये आ जाएगा। तो सबको कूलम पर किलोग्राम में एक्सप्रेस करो, सिंपल। अब आपको कंपैरिजन में आसानी होगी। आप देख सकते हो कि अल्फा पार्टिकल के केस में ये कट जाएगा। तो अगर आप एक बेस कंपेयर करो, तो शॉर्टकट हम ये सिखाते हैं कि आप पूरा सॉल्व मत करो। नाउ यू कैन वेरी इजिली कंपेयर। इसका भी चार्ज सेम है, इसका भी चार्ज सेम है, इसका भी चार्ज सेम है, तो चार्ज छोड़ दो। सबसे कम मास इसका है, इसकी E/M रेशो सबसे ज्यादा होगी। और इसका मास सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये 1.67 है, ये 2 × 1.66 है, तो इसका मास सबसे ज्यादा होगा। और अगर मास सबसे ज्यादा होगा तो E/M रेशो इसकी सबसे कम होगी। तो इसका आंसर है अल्फा पार्टिकल। इसकी चार्ज टू मास रेशियो सबसे कम होगी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा हैवी है। बाकी जिसको दिक्कत होती है, क्योंकि आप में से काफी बच्चे मैथ्स में स्ट्रगल करते हो, आप पूरा सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हो। कौन सी बातें रदरफोर्ड के बारे में गलत है? पहला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ट्रू, क्योंकि उसने ये देखा था कि जब उसने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल फेंके तो 90% अल्फा पार्टिकल तो डिफ्लेक्ट ही नहीं होते। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली नहीं फैला हुआ, बल्कि वो एक तरफ इकट्ठा है। और ये माना जाता है कि एटम में मैक्सिमम स्पेस तो खाली पड़ा हुआ है। रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट दिस एंड न्यूक्लियस इज दिस। ये बात बिल्कुल सही है, आगे भी इसके बारे में आप पढ़ोगे। एटम का जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर है, और न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर है। इलेक्ट्रॉन मूव इन द सर्कुलर पाथ इन द फिक्स एनर्जी। ऐसी कोई वर्ड यूज ही नहीं किया रदरफोर्ड ने। इनफैक्ट रदरफोर्ड को पता ही नहीं है कि एनर्जी नाम की भी कोई चीज होती है इलेक्ट्रॉन की। ये बोहर ने आगे जाके दिया था। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ट्रू, इस पे इसने काफी काम किया था और फॉर्मूले भी दिए थे। क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, इसको फिजिक्स आती थी। फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है, ये उसने कूलम लॉ से इंस्पायर्ड होकर दिया था कि इन दोनों में अट्रैक्शन होगी, न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में, और दिस विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। के यहाँ पे कांस्टेंट है, क्यू इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, क्यू ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन।
तो ये बातें इसने की थी, लेकिन एनर्जी के बारे में उसने कोई बात नहीं करी। assertion रीजनिंग आ रहे हैं। इन रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बैक, ये बात सच है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द एटम इज हैवी, ये बात भी सच है। हैवी इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा है। अभी आपने देखा था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10⁻⁻15 मीटर है, और रेडियस ऑफ एटम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर है। इसका मतलब जो एटम है वो बहुत बहुत बड़ा है, और जो न्यूक्लियस है वो बहुत बहुत छोटा है, और उस छोटे से में सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे हैवी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पार्टिकल है। इसका मतलब सारा जो मास है, देखो इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा भारी हैं, और वो सारे न्यूक्लियस में बैठे हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि न्यूक्लियस इज वेरी हैवी। ऐसे इसलिए बोला जाता है। ये दोनों बातें आपस में सही हैं, लेकिन इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप थोड़ी है। अल्फा पार्टिकल बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए क्योंकि न्यूक्लियस हैवी है, इसका क्या लेना देना। अल्फा पार्टिकल इसलिए कम डिफ्लेक्ट हुए थे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बल्कि वो एक जगह इकट्ठा हुआ है। ये दोनों आइसोबार्स हैं, करेक्ट है, क्योंकि दे हैव सेम मास नंबर। ये भी यही कह रहा है बिकॉज दे हैव सेम मास नंबर। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, ये आंसर है। सो ये छोटा सा पैकेज था, इनको आप रिव्यू करो। कोई डाउट आता है तो आप क्लासेस में आके पूछो।